नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का जो है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो है ये 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी के कुल 20 प्रश्न होंगे और उन सबकी जो है व्याख्या देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? और अगर इसका आपको नोटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखिए, ठीक है? ये रेखांकित शब्द है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसको शुद्ध वर्तनी में लिखना है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये देखना है हमको, ठीक है? तो सबसे पहला है गरिष्ठ, ये भी नहीं होगा क्योंकि ट तो आता ही नहीं है गरिष्ठ में, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा गरिष्ठ, ये भी गलत है क्योंकि बड़ी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा नहीं आती है। तीसरा है गरिष्ठ, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है? अगला है दूसरा प्रश्न, इस वर्ष इस्पात के खाली स्थान में इजाफा हुआ है। रिक्त स्थान के लिए आयात शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम चुनना है, ठीक है? तो इस रिक्त स्थान के लिए आयात शब्द का हमें विलोम चुनना है कि आयात का विलोम क्या होता है। आयात का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आयात का अर्थ ये होता है जब हम किसी भी वस्तु को किसी दूसरे जगह से अपने स्थान पर उसको मंगवाते हैं, ठीक है? या किसी दूसरे देश से किसी दूसरी जगह से मंगवाना होता है, यानी कि मंगवाते हैं मंगवाते हैं तो उसको हम आयात कहते हैं, ठीक है? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, भेजते हैं। जब कोई वस्तु हम किसी दूसरी जगह भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निर्यात कहते हैं, ठीक है? उसको हम निर्यात कहते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प बी, निर्यात, ठीक है? बिक्री खरीद खपत जो है इसका विलोम नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। रेखांकित पद क्या है, प्रदान किया गया। अगर पूरा वाक्य हम पढ़ें तो लिखा है निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। इसके स्थान पर हमको उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला विकल्प क्या है, सबसे पहला विकल्प है पुरस्कृत की गई। अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं निराला को अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कृत की गई, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर होता कि पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार के रूप में दी गई तब जाकर के ये सही होता है। ये सही नहीं है। अगर विकल्प बी देखते हैं तो क्या लिखा है इसमें, उपहार किया गया। निराला को अभिनंदन ग्रंथ उपहार किया गया नहीं होगा, उपहार के रूप में, उपहार के रूप में दिया गया, उपहार के रूप में दिया गया, तो ये सही हो जाता। अगला है निराला को अभिनंदन ग्रंथ दान की गई। दान की नहीं जाती है, दान दी जाती है, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा। निराला को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया, ये विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम किसी को कोई वस्तु पुरस्कार उपहार स्वरूप देते हैं तो उसको हम भेंट किया गया ये लिखते हैं, ठीक है? तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची पहचानिए। शब्द क्या दिया गया है, विनीत। विनीत का पर्यायवाची क्या होता है, सबसे पहले तो हमको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि विनीत का अर्थ क्या होता है। तो विनीत का अर्थ होता है विनम्र, विनम्र या सुशील, सुशील, ठीक है? यानी कि जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो विनम्र होते हैं, सुशील होते हैं, उनको हम विनीत कहते हैं। इसका पर्यायवाची देखना है तो इसका पर्यायवाची क्या होता है, पहला विकल्प देखें तो इसमें लिखा है हितय। हितय कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रणत का अर्थ भी विनम्र ही होता है, विनम्र ही होता है, ठीक है? विनम्र, ये भी सही हो जाएगा। अगर अजय की बात करें तो अजय का जो पर्यायवाची है वो होता है अपराजय, अपराजय,
जेय, ठीक है। और विजय यानी कि जीत। तो इसका विकल्प जो है विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखें अगर, तो दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। संज्ञा की दृष्टि से पहचानना है, इसका मतलब यही है कि जो रेखांकित शब्द हैं अगर वो संज्ञा नहीं होंगे तो वो वाक्य सही नहीं माना जाएगा। तो पहला विकल्प दिया है, हर व्यक्ति में देवत्व और पशुत्व दोनों ही रहते हैं। तो देवत्व जो है ये एक प्रकार का संज्ञा है, ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। विकल्प बी की बात करें तो आपकी समझ तो अपूर्व है। आपकी समझ जो है अपूर्व है, समझ भी संज्ञा है, ये भी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक, ठीक है। तीसरा विकल्प देखें, बातचीत में मिठास रखो, सब काम बनते जाएंगे। बातचीत में मिठास रखो, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। गीता तेजी से लंबी हो रही है, लंबी जो है ये संज्ञा ना होकर के ये एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर जो है विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रेखांकित शब्द है वो संज्ञा ना होकर के विशेषण है। ओके। छठवां प्रश्न है, वृक्ष का पर्याय निम्न में से क्या है। वृक्ष का पर्याय हमको ढूंढना है। जब भी हमको पर्यायवाची ढूंढना हो तो उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद हम विकल्पों में से उसको बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं। तो अगर हम पहला विकल्प देखें इसमें, भरता, भरता क्या होता है? भरता किसका पर्यायवाची होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भरता हो जाए, ये पति का जो है पर्यायवाची है भरता, या इसको हम भतार कहते हैं, या भरतार भी कहा जाता है, या जीवन साथी भी कह सकते हैं इसको, जीवन साथी, ठीक है, या स्वामी भी कहा जाता है। अगला अगर देखें, उसका लिखा है झक, झक जो है इसका ये मछली का होता है, मछली का पर्यायवाची होता है झक, ठीक है, इसको हम झस भी कहते हैं, झस, मीन, या सफरी। बहुत सारी पर्यायवाची हैं, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला है इशू, इशू क्या होता है? इशू जो है ये तीर का पर्यायवाची है। तीर आप लोग जानते हो ना, धनुष के साथ जो तीर होता है, बाण जिसको कहते हैं हम, उसका जो पर्यायवाची है इशू। अगला है विकल्प डी, गाछ जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है, गाछ, ठीक है। इसके अन्य विकल्पों की अगर अगर जैसे अन्य पर्यायवाची की बात करें तो गाछ के लिए तरु भी प्रयोग होता है, अगम होता है, अगम होता है, पेड़ होता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया हुआ है कि कबीर खाली स्थान काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त तद्भव शब्द चुनिए। इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है खाली स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से, ठीक है। हमारे पास विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प है भक्त, भक्त जो है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव होता है भगत, भगत, ठीक है, ये इसका तद्भव शब्द है, तो ये नहीं होगा। अगला है सगुण, सगुण जो है ये तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा सगुन, ठीक है, ये हो जाएगा सगुन, ये इसका तद्भव हो जाएगा। अगला है निर्गुण, निर्गुण जो है ये एक प्रकार का जो है तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा निर्गुण, निर्गुण, जो कि अगले विकल्प में दिया है, और ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? मुहावरा है कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है ये बताना है हमको। विकल्प के अनुसार देखें तो पहला विकल्प है कलम तोड़ देना, नहीं, कलम तोड़ देना नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये मुहावरा, और मुहावरा कभी भी जो है एक्चुअल अर्थ नहीं देता है अपना, ठीक है, तो ये कलम तोड़ना नहीं होगा। विकल्प बी देखें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि कलम तोड़ना का जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बढ़िया लिखना या अच्छा लिखना, तो इसका विकल्प जो है बी
ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अच्छा नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, जैसा तैसा लिखना ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर है। अगला है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि पहचानिए। वर्तनी संबंधी त्रुटि पहचानना, ध्यान रखिएगा। वाक्य है हाथी सूखी टहनियां खा रहा है। हाथी सूखी टहनियां खा रहा है। अगर देखिए आप प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को, इसको अगर आप बार बार बोलेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि इसका सही रूप जो है वो ये हो जाएगा। इसमें जो है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए ये इसमें त्रुटि है और इसका शुद्ध रूप टहनिया ये हो जाएगा। तो इसका विकल्प सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। कोयल का पर्याय क्या है? कोयल का पर्याय लिखना है यहाँ पे। कोयल का पर्याय क्या होता है? कोयल की पर्यायवाची। तो कोयल की पर्यायवाची अगर हम पहला विकल्प ही देखें तो यही जो है कोयल की पर्यायवाची है श्यामा, ठीक है। अगर इसके अन्य विकल्पों की बात करें तो उसको हम कोकिला कोकिला कहते हैं, या कहीं कहीं आपको कोकिल भी देखने को मिलेगा। कोकिल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। या इसको वन प्रिया कहते हैं, वन प्रिया। लेकिन अगर शुद्ध रूप देखें कोकिल और कोकिला में से तो कोकिल जो है ये ज्यादा शुद्ध है, कोकिला इसका बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर अन्य विकल्पों की हम बात करें तो अन्य विकल्प जैसे दिया गया है क्या, पखेरु। पखेरु क्या होता है? ये पक्षी का जो है, ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। इसको हम विहग भी कहते हैं, ठीक है, विहग। तीसरा ऑप्शन जो सुता, सुता किसको कहते हैं? सुता जो है पुत्री को कहा जाता है। पुत्री का पर्यायवाची होता है सुता, या इसको तनया भी कहते हैं, या इसको आत्मजा भी कहते हैं, ठीक है। अगला है विकल्प डी, कांता। कांता किसको कहा जाता है? स्त्री को। स्त्री को जो है कांता कहा जाता है, ठीक है। अगर इसको अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको नारी भी कहा जाता है, या इसको कामिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को शुद्ध कीजिए, ठीक है। प्रश्न वाक्य है उसमें उसके चाचा को लड़की हुई है। उसके चाचा को लड़की हुई है। तो अगर विकल्प हम देखें तो लिखा है उसके चाचा की सिर्फ लड़की हुई है। तो ये इस वाक्य से प्रश्न वाक्य से इसका कहीं मेल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है उसके चाचा की लड़की हुई है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चाचा को लड़की नहीं, चाचा की लड़की हुई है। ये यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है, जो कि इसमें सही हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी गलत हो जाएगा, चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा की लड़की हुई है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। अच्छा, ठीक है। अशुद्ध या अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। इसमें चुनना है कि दिया है मैं मेरा कलम से लिखता हूँ। मैं मेरा कलम से लिखता हूँ। इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें अगर देखें तो ये मेरा जो शब्द है इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, और ये मेरा ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अपनी हो जाएगा। अपनी, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कलम है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ जो सर्वनाम प्रयोग होगा वो भी स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। तो यहाँ पे मेरी पहले बात तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए था, तो यहाँ पे इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है मेरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपनी। तो अगर हम देखें तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13। आम के बागों में खाली स्थान बोल रही है। रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करना है। तत्सम शब्द से करना है, ठीक है। पहला देखते हैं कोकिला। कोकिला जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। किसका? कोयल का। कोयल जो है ये तद्भव है, तद्भव है। कोकिल, कोकिल जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम। ये किसका है? ये भी कोयल का ही तत्सम है। कोयलिया
ये कोयलिया यहाँ पे सही नहीं होगा। तो अगर देखें तो हमारे पास दो विकल्प हैं, एक है कोकिला और दूसरा है कोकिल। तो अगर हम बात करें तो हमने अभी पीछे भी एक उसमें पर्यायवाची में बताया था आपको कि कोकिला जो है और कोकिला या कोकिल अगर दोनों विकल्प में दिए हैं तो हमारा पहला उत्तर जो है कोकिल ही होगा, क्योंकि ये इसका कोयल का तत्सम होता है। ठीक है, तो ये विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम कोकिल लिख सकते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्या है? इंद्रियों को वश में करने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों को वश में करने वाला। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है उसको क्या कहते हैं? जो इंद्रियों पे अपनी जीत हासिल कर लेता है उसको क्या कहते हैं? वो हो जाएगा इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत यानी कि विकल्प सी। देखिएगा इससे मिलता जुलता जो है एक हमारा विकल्प ए जो है वो है इंद्रजीत, लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत जो होता है उसका होता है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता है। जो जो इंद्र पर विजय प्राप्त विजय प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंद्रजीत कहते हैं। जबकि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसको इंद्रिय जीत कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो विकल्प बी जो दिया है विकल्प बी इंद्रिय निग्रह, इसको क्या कहते हैं? इंद्रियों और काम इच्छाओं को वश में करना। ठीक है, मतलब अपने इंद्रिय और काम इच्छाओं को वश में करना। और इंद्रियातीत की बात करें तो ये होता है कि जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से न हो सके। ठीक है, जिसका अनुभव जिसका जिसका अनुभव अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, इंद्रियों से ना हो सके, न हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? ध्यान रखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है देखना है। ठीक है, तो इस उस विकल्प का चयन करना है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो अगर हम देखें विकल्प ए, विकल्प ए जो है ये स्थानवाचक है, ये स्थानवाचक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इससे पूछें कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां मतलब किसी स्थान की बात हो रही है, यहाँ मतलब ये भी स्थान की बात हो रही है, किधर जा रहे हो ये भी स्थान की बात हो रही है। लेकिन अभी अभी जो है ये यहाँ पर स्थान की बात नहीं हो रही है, ये काल की बात हो रही है। यानी कि ये जो है ये कालवाचक है, कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारे पास 5 प्रश्न है जो कि दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें हमने पांचों प्रश्न एक ही साथ लगा दिए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ठीक है, आपको एक ही साथ दिख जाएगा, भरने में भी आसानी होगी। तो पहला अगर हम देखें क्या गद्यांश को, तो लिखा हुआ है कि साहित्य में यथार्थ चित्रण होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी, क्योंकि वही साहित्य उच्च कोटि का साहित्य पाया जाता है जिसमें जीवन के किसका निचोड़ हो? अनुभवों का, सत्य का, कष्ट का, स्वरूप का। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें देख सकते हैं कि जिसमें जीवन के अनुभवों का, जीवन के साथ जो भी आता है वहां पे अनुभव शब्द का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जीवन के अनुभवों का निचोड़ हो। अनुभव यथार्थ के धरातल पर ही संभव होते हैं, किंतु यही यथार्थ अंततः अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श की संरचना करने में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं, व्यर्थ होते हैं, बाधक होते हैं। तो सहायक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सहायक होते हैं, सहायक। ठीक है, सहायक होता है। साहित्य का तो अर्थ ही है सबका हित करना, और यथार्थ से सदैव सबका हित संभव नहीं हो सकता है। अतः यथार्थ से के साथ यदि आदर्श का सामंजस्य नहीं होता तो यथार्थ नितांत अभद्र एवं
विकल्प की बात करें तो विकल्प में दिया हुआ है कि आवश्यक, सुखद, अनावश्यक और कष्टप्रद। देखिए अगर यहाँ पे नितांत अभद्र शब्द आया है तो उसके साथ अगर कोई शब्द आएगा तो वो निगेटिव शब्द ही होगा। तो अगर इसमें से देखें तो सबसे ज्यादा सटीक जो शब्द है वो है कष्टप्रद। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगर इसको हम पढ़ते हैं तो देखेंगे कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में यदि एक ओर जीवन के चरम यथार्थ को दर्शाया गया है तो दूसरी ओर जो है, दूसरी ओर क्या है, एक तरफ किसकी बात हो रही है, यथार्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो यथार्थ की बात हो रही है तो और दूसरी ओर मतलब इसके अपोजिट की बात हो रही है। तो यथार्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा वो हम देख लेंगे, वो हो जाएगा विकल्प सी यानी कि आदर्श। इसका विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरी ओर जो है आदर्श, आदर्श की भी प्रतिष्ठा की गई है। यथार्थ जीवन रूपी सागर की मझधार है तो आदर्श किनारा। साहित्य का प्रयोजन वास्तविक जीवन का यथा तथ्यात्मक चित्रण करना नहीं है अपितु जीवन के खालिस्तान स्वरूप को चित्रित करना है। जीवन के कौन से स्वरूप को, श्रेष्ठ स्वरूप को। यहाँ पे देख सकते हैं जीवन के श्रेष्ठ स्वरूप को चित्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न पत्र यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।